लास्ट में हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स देखे थे। हमने देखा था कि किस तरह प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने ये देखा था कि एवरेजेस क्या होती हैं, एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज़ क्या होती हैं। फिर हमने उसको जो है उन चीज़ों को हमने डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए और कंटिन्यूस जो है ऑब्जर्वेबल्स के लिए जो है हमने देखा कि किस तरह उनके एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इसको हम लिंक करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, क्वांटम अब हम जो है मूव करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि हम 19th सेंचुरी की फ़िज़िक्स के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ हैं, उनके तहत उसको इस्तेमाल करते हुए हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो कौन से हैं? जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हम जो है उन रूल्स पे नहीं जो है एक्सप्लेन कर पाते, या कंटिन्यूस वर्ड में हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे थे हम। और जो है स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया था उसमें। स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं ये आपको पता है किसी गैस में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं तो फोटॉन्स जो हैं वो निकलते हैं, और जब उसको आप एनालिसिस करते हैं आपके पास एक स्पेक्ट्रम आता है, और ये उनमें जो उनसे निकल ट्रांजिशंस क्योंकि स्टेट्स के दरमियान में हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं उनके दरमियान में हो रही हैं, तो ये आपको हमेशा जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में या फिक्स्ड पैटर्न की फॉर्म में ये आपको नज़र आएगा स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि क्लासिकली हम जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स है या क्वांटम फिज़िक्स है। तो क्वांटम फिज़िक्स की बुनियाद आपको पता है, मॉडर्न फिज़िक्स में भी हमने डिस्कस किया था, मैक्सवेल प्लांक ने रखी थी। ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। फिर उसमें कंट्रीब्यूशन था इसका क्या नाम है इसका, आइंस्टाइन का। और फिर फर्दर जो है बोहर जो है मॉडल, बोहर जो था उसकी कंट्रीब्यूशंस हैं। फिर वो श्रोडिंगर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सिस्टम की डायनामिक्स को समझने के लिए। उसने इक्वेशंस जो हैं वो जैसे कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव की। ये हमने सारा पढ़ा हुआ है प्रीवियस सेमेस्टर्स में। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे वो ये है, क्या लाइट वेव है या पार्टिकल? ठीक है, ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स या ड्यूअल नेचर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, कि वो पार्टिकल्स भी हैं, वो वेव्स की फॉर्म में भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो है एक्सपेरिमेंट कैसा कर रहे हैं तो ये वैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये कोर्स की बुनियाद है, यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की जो है वो शुरुआत होती है। पार्टिकल जब हम इसको वेव्स ना माने, जब डिस्क्रीट पैकेट्स मानते हैं हम लाइट को, फिर जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो फिर सबसे पहले कि लाइट है क्या, वेव्स हैं या फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये देखना है। तो ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन छोटा सा कर लेते हैं। ये पार्टिकल्स हैं, फिगर 1 में आप देख रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ पे आपके पास वेव्स हैं। वेव्स में आपको पता है वेव फ्रंट बनते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के तहत। ठीक है, और जो होता है प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, तो वो सोर्स की तरह एक्ट कर रहा होता है, यानी कि हर प्रेसिडिंग आपको पता है। यहाँ पे मैं पॉइंटर इस्तेमाल कर लेता हूँ, आपको आसानी हो जाएगा। ओके, ये देखिए ये वेव फ्रंट है, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट का ये सोर्स है, इस वाले इस वेव फ्रंट का ये सोर्स है, इसी तरह आगे की तरफ ये चल रहा है। तो ये यहाँ पे हर पॉइंट वेव फ्रंट के ऊपर जो है वो उससे नेक्स्ट वाली जो वेव फ्रंट है उसका सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये पॉइंट है, तो ये सोर्स है वेव फ्रंट की। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स हैं, तो इसके दरमियान में हम कंपैरिजन करना है। ठीक है, न्यूटन ने कहा था कि ये जो आपके पास फोटॉन्स हैं वो पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले उसने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन ये इसको फर्दर एलेबोरेट नहीं कर सका। करेंगे वन बाय वन, तो हम थोड़ा सा दोनों के दरमियान सबसे पहले जो फिनोमिना है वो है रिफ्रैक्शन का। चले देखते हैं दोनों नज़रिए जो है, क्या बेंडिंग ऑफ लाइट जो है या जो बेंडिंग हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये वेव्स हैं, यस वेव्स आपको पता है रिफ्रैक्शन का फिनोमेना एक्सप्लेन करता है कि ये टूवर्ड्स नॉर्मल जो है लाइट बेंड हो जाती है जब वो
लाइटर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, सॉरी लाइटर मीडियम से हैवियर मीडियम में जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स को अगर देखें तो पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं, जैसे ही कोई डेंसर मीडियम आता है तो उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगती है। ठीक है, पार्टिकल्स की पुलिंग फोर्स लगती है जो मीडियम की, उसको पुल करती हैं। तो सेम अगर पार्टिकल्स भी हैं तब वो भी ऐसा ही बिहेव करेंगे। तो चाहे आप इसका मतलब रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में चाहे आप लाइट को एज अ पार्टिकल्स ले लें या एज अ वेव ले लें, आपके पास ऐसी ही बेंडिंग जो है वो मिलेगी। और देखिए जैसे ही वो सिस्टम जो मीडियम से आपके पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं तो वो अगेन टूवर्ड्स मीडियम पुल हो रही है, तो फोर्स लग रही है वो मीडियम की तरफ लग रही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो हम सीखते आए हैं अभी तक, तो ये दोनों केसेस में रिफ्रैक्शन, चाहे आप उसको वेव्स ले लें चाहे आप उसको पार्टिकल्स ले लें, आप जो हैं वो जस्टिफाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही, पार्टिकल्स सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होकर कैसे जा रहे हैं और वेव्स भी रिफ्लेक्ट बैक होकर जो है जा रहे हैं। चाहे आप पे इसका मतलब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना भी जो है वो आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हैं। चाहे वो पार्टिकल्स हैं तभी वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को जस्टिफाई कर रहे होंगे, वेव्स हैं तो भी वो पार्टिकल्स की जो है वो। हाँ, यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको डिफरेंस महसूस होगा, ये है डाइफ्रैक्शन। ठीक है, अगर आप इसको लाइट को पार्टिकल मान लें तो पार्टिकल यहाँ पे बैरियर पड़ा होता है, तो आपको पता है कि बैरियर होगा तो लाइट की बेंडिंग नहीं होगी, या पता है एच अगर पार्टिकल्स की। लेकिन अगर आप इसको वेव्स की सूरत में मानते हैं तो ये बैरियर जो है, बैरियर पे इसकी बेंडिंग जो है वो इनवर्ड होगी। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, तो आपको पता है कि लाइट जो है वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है आपको पता है कि आपके दो स्लिट्स हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो आपके पास जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि एक ही सोर्स है, एक ही वेवलेंथ है उसकी। ठीक है, और इनके दरमियान में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो जब स्लिट्स के दरमियान में जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता है तो कुछ जगह पे फेज डिफरेंस के लिहाज से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है और कुछ जगह पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है वहाँ पे ब्राइटर लाइट आती है, वहाँ पे ज़्यादा ब्राइटर होती है, और जहाँ पे कुछ हद तक कंस्ट्रक्टिव होता है, मुकम्मल नहीं, वहाँ पे थोड़ी सी डिम लाइट होती है। और करते करते जहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव आ जाता है वहाँ पे आपके पास डार्क लाइट जो है, सॉरी डार्क लाइट है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं होती है, वहाँ पे कोई वेव वहाँ पे पहुँच नहीं सकती है। ठीक है, चलें, यही जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये हम पार्टिकल्स के साथ करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक चंद बेस बॉल्स हैं, चंद नहीं बहुत सारी बेस बॉल्स हैं, और जो है सॉरी गोल्फ है, गोल्फ बॉल्स होती हैं वो हैं, और आपके पास ये एक सामने दीवार है, दीवार के सामने जो है दो स्लिट्स हैं। ठीक है, ये दो स्लिट्स हैं, और जो है आप बॉल को स्ट्राइक करें, बट आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या होगा? आपको ये लगेगा कि जब ये इसमें से गुजरेंगे और सीधे जाके जो दूसरी बॉल पे हैं यहाँ पे ये इधर जो है वो कलेक्ट होंगे, और यहाँ पे कलेक्ट होंगे तो आपको ये सिर्फ टू जो लाइंस हैं वो आपको नज़र आएंगी। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब आप अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करेंगे तब ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के केस में जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक्सपेरिमेंट किया गया है कि इलेक्ट्रॉन को जो है उन्हीं स्लेट में से गुजारा गया है, तो वो कैसे स्क्रीन के ऊपर कैसे कलेक्ट हो रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे कलेक्ट हो रहे हैं जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये उसकी एनिमेशन है। ठीक है, और आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है स्क्रीन के ऊपर कलेक्शन होने की, तो वो वैसे वैसे आपको यहाँ पे डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो अपीयर होता नज़र आ रहा है। ये नीचे फिगर्स में आप देख सकते हैं, ये फिगर 1 है, फिगर ए है। फिगर ए में फ्यू इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स का जब इस्तेमाल किया गया है और वो स्लेट में से गुजरे हैं, दो डबल स्लेट्स में से गुजरे हैं और सामने स्क्रीन पे कलेक्ट हुए हैं, और जहाँ जहाँ कलेक्ट हुए वहाँ पे आपको एक स्पॉट नज़र आ रहा है। आप जो है यहाँ से कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये फ्रिंजेस बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। ओके, इसी तरह थोड़े से ज़्यादा कर दिए गए इलेक्ट्रॉन्स तो आपको जो है अगेन यहाँ पे पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, और ज़्यादा कर देंगे तो थोड़ा सा आपको पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और ज़्यादा कर देंगे तो और ज़्यादा पैटर्न नज़र आएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी और उतना ही आपके पास ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो क्लियर होना नज़र आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी जो है उसी डाइफ्रैक्शन पैटर्न को जो है
वो फॉलो कर रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल बेसबॉल की तरह एक्ट करेंगे, जैसे कि आपको क्लासिकल वर्ल्ड में नज़र आता है कि वो बिल्कुल जाके बॉल पे स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो है ओवरव्यू है, इन्हीं तस्वीरों को सीधा करके रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही आपके पास। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास जो है वह एक ऐसा लाइट सोर्स है जिसमें से उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि एक वक्त में एक फोटॉन जो निकल रहा है वो आगे जा रहा है, 1 बाय 1 फोटॉन्स जो हैं वो निकल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा एक्सपेरिमेंट है तो वो आपने उसको एक स्लिट दी हुई है, ठीक है। तो एक स्लिट में से जब वो गुजरेगा ओबियसली वो यहाँ पे स्क्रीन पे कलेक्ट होगा, तो आपके पास एक फ्रिंज बनेगी जस्ट, ठीक है। स्लिट्स जो हैं वो डबल कर दें। जैसे ही स्लिट डबल करेंगे अब आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सिंगल के ऊपर जो है वो सिंगल बनेगी, अगर 2 कर देंगे तो आपके पास 2 स्लिट्स बन जाएंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोटॉन को मैं पार्टिकल के तौर पे ले रहा हूँ ना, 1 बाय 1 जा रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्लासिकली पार्टिकल्स को देख रहे थे, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे 2 बनेंगे, लेकिन 2 नहीं बनेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है वो पैटर्न बनेगा, डायफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। अब देखिए ना, अब एक फोटॉन एक वक्त में निकल के आ रहा है। अब एक फोटॉन के 2 रास्ते हैं, वो इसमें से भी गुजर सकता है, वो इसमें से भी गुजर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है इन दोनों में से किसी में भी गुजरे, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इसमें से भी गुजर सकता है, इसमें से भी गुजर सकता है, और डायफ्रैक्शन पैटर्न आपका जो है वो बनेगा सिंगल फोटॉन के साथ में, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो है, इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये समझ में आया कि जैसे ही हमने ये जानने की कोशिश की कि फोटॉन जो है वो किस पाथ में से गुजर रहा है, मतलब एक स्लिट बंद कर दे उसका मतलब ये कि दूसरे में से गुजर है, वैसे ही क्या हुआ, इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारी जब मेजरमेंट हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है और वो जो उसका अपना फिनोमिना जो होता है वो ड्रास्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। जो उसका फंडामेंटल फिनोमिना होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो है ये डबल स्लिट, ये जो क्या उसे कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न है, वो एकदम से वो जो है वो चेंज हो गया जैसे ही हमने मेजरमेंट क्या की। मेजरमेंट हमने यह की कि फोटॉन जो है वो कहाँ से गुजर रहा है, तो एक स्लिट बंद कर देंगे, दूसरी स्लिट से गुजरेगा, ठीक है। ओके, लाइट जो है वो साइमल्टेनियस बिहेवियर रखती है पार्टिकल का भी और वेव का भी। तो कैसे कनेक्टेड हैं ये पार्टिकल्स और वेव्स आपस में, तो हम देखते हैं कि एक फोटॉन जो है, लेट्स सपोज आपके पास फोटॉन जो है वो निकल रहा है, वही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही एक फोटॉन निकलता है तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी है स्क्रीन पे कलेक्ट होने की एक ख़ास रीजन में, लेकिन आप देखें तो पैटर्न बनता है। आपके पास सेंटर वाली बहुत ज़्यादा ब्राइटर होती है फ्रेंज, उसके बाद फिर थोड़ी लेस ब्राइटर होती है, फिर लेस उससे लेस ब्राइटर होती है, और उनके दरमियान में वो रीजन्स आते हैं जिनमें आप कहते हैं कि डार्क फ्रिंजेस हैं, वहाँ पे बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं है कलेक्ट होने की, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपके पास फोटॉन्स जो हैं वो अगर पार्टिकल के तौर पे भी लें तो आप कहेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी है कलेक्शन की, तब भी वो पैटर्न बनेगा, ठीक है। और अगर आप इंटरफेरेंस पैटर्न करें तब भी पैटर्न बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के तौर पे, ठीक है ना। तो पार्टिकल को जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी को रिलेट कर सकते हैं। जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा, ठीक है ना, इंटेंसिटी ज़्यादा, वहाँ पे उसके पाए जाने के इम्कानात ज़्यादा, ठीक है। ये इंटेंसिटी जो है ये आपने मैक्सवेल इक्वेशन या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये पढ़ा हुआ है कि इक्वल टू जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के मॉड के स्क्वायर के बराबर है या एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये एक वेव बिहेवियर है और इसको रिलेट किया जा रहा है किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, एम्पलीट्यूड के साथ। पार्टिकल की वहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि इसी प्रोबेबिलिटी को जो है वो हमने एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो हमने यहाँ पे ओके। अभी तक जो है हमने ये चीज़ सीखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, यानी कि जो हमारे पास EM वेव्स हैं वो पार्टिकल बिहेवियर भी रखती हैं, उन्हें फोटॉन्स कहा जाता है, और जो उनके वेव लाइक और पार्टिकल्स लाइक पैरामीटर्स हैं वो आपस में इस तरह लिंक हैं,
ठीक है। ये हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन है। जो एक पार्टिकल आपके पास आ रहा है उसकी जो सिंगल पार्टिकल की एनर्जी है वो एच न्यू है। न्यू इज़ अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब फिक्स एनर्जी है किसी भी फोटॉन की, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, तो यहाँ पे आप उसका मोमेंटम है P इज़ इक्वल टू एच कट के। ओके, तो एच कट के है, तो यहाँ पे के जो है वो वेव नंबर है और ये पी जो है ये मोमेंटम है। तो आप देखें मोमेंटम और वेव नंबर आपस में, या वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी, ये पार्टिकल प्रॉपर्टी मोमेंटम, तो ये किस तरह आपस में रिलेट कर रही है। ओके, और यहाँ पे एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 ×10⁻⁻34 जॉल सेकंड है। ओके, अब बात तो ये हो गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो पार्टिकल्स हैं। क्या हर पार्टिकल्स के साथ भी वेव्स हैं? यस, ऑब्वियसली बिल्कुल। जो इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं नेचर में, उसके तहत जो है वो पार्टिकल्स के साथ भी जो है वो वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ है उसे हम मैटर वेव्स कहते हैं, ठीक है। और डी ब्रोगली ने जो है इसको जो है आप रिलेट किया कि हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमने सारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो लैम्डा किसी भी पार्टिकल का जो आपके पास आप निकालना चाहते हैं वेव फंक्शन, वो कुछ इस तरह से रिलेटेड है मोमेंटम, ठीक है, एच के साथ। एच क्या है? यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, तो यानी कि आपके पास मोमेंटम एम वी है, और मोमेंटम यानी कि कोई ये पार्टिकल है और पार्टिकल की ये वेव है। तो इस तरह जो है पार्टिकल और वेव को जो है आपस में लिंक किया गया, और फ्रीक्वेंसी जो है वो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ई बाय एच कट यहीं से निकाल सकते हैं कि इसकी जो आपके पास मैटर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। अभी जो डिस्कशन की है हमने, पार्टिकल्स भी वेव्स रखते हैं। इसको जो है एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो जर्मर और डेविसन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इस चीज़ को। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो उनका डायफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ, इसलिए मैं इसको जनरली सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, दोनों ने बिल्कुल जो है, और वहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ, उस डायफ्रैक्शन पैटर्न से जो वेवलेंथ निकाली गई, उस वेवलेंथ को बिल्कुल जो है वो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ के ज़रिए से कैलकुलेट किया गया, दोनों मैच करते थे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि डी ब्रोगली ने जो अजम्पशंस दी थी कि आपके पास जिस तरह वेव्स पार्टिकल नेचर रखते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पार्टिकल नेचर मौजूद है, इसी तरह हर पार्टिकल्स की वेव नेचर भी मौजूद होगी, ठीक है। वो भी डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगे। ओके, तो हमने इस लेक्चर में जो है वो देखा है कि किस तरह जो है पार्टिकल्स को जो है वो रिलेट किया जा सकता है वेव्स के साथ, ठीक है। और किस तरह प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल्स की वो डायफ्रैक्शन पैटर्न के साथ रिलेट की जा सकती है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।